नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के नए प्लान की, बीपीएससी छात्र आंदोलन पर घिरी एनडीए सरकार की, देखेंगे मोदी सरकार पर राहुल गांधी के ताजा आरोपों को, महाराष्ट्र में एनडीए नेताओं की बगावत से बीजेपी हाईकमान की बढ़ती टेंशन को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे अब क्यों ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का अरविंद केजरीवाल पर तंज, बोले मैं भी चाहता तो शीश महल बनवा सकता था। आज से शुरू हुआ कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान, देश भर में रैलियों के साथ गणतंत्र दिवस पर होगा समापन। लखनऊ में सीएम आवास की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, हाईटेक सिक्योरिटी के मद्देनजर गृह विभाग ने 21 करोड़ रुपए का बजट किया जारी। प्रधानमंत्री मोदी से मिली चादर लेकर निजामुद्दीन औलिया दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। 813वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई चादर। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, संभल हिंसा मामले में लगे हैं आरोप। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। इस वक्त हर किसी की निगाहें बिहार की राजनीति पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, जिसे लेकर जहां एक तरफ बीजेपी में जबरदस्त बेचैनी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की खामोशी और सियासी मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार के हर कदम पर बीजेपी ने पहरेदारी बढ़ा दी है, लेकिन लालू यादव ने बिहार की तस्वीर साफ कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन सरकार को गिरा दिया और भाजपा के सहयोग से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि एक बार फिर नए साल में नया सियासी उलटफेर बिहार में होने वाला है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के एक बयान ने बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर फिर से अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। वहीं लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार की सियासी खामोशी ने इसको और हवा देने का काम कर दिया है। दरअसल लालू यादव के बयान के बाद मीडिया ने नीतीश कुमार से सवाल किया, जिसको लेकर जवाब दिए बिना नीतीश कुमार हाथ जोड़कर वहां से निकल गए। ऐसे में नीतीश कुमार की इस खामोशी और चेहरे पर सियासी मुस्कान ने साफ कर दिया है कि बिहार में नई सरकार का गठन जल्द होने वाला है। दरअसल ये दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अंदर खाने से खबर है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में जुटी हुई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बड़े खेल की तैयारी में है। ऐसे में बिहार की सियासत के धुरंधर नीतीश कुमार ने बीजेपी की चाल को भांप लिया है, लिहाजा बिहार में बड़ा खेल होने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जनवरी महीना शुरू हो चुका है और इस महीने मकर संक्रांति का त्योहार आता है, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। बिहार की राजनीति के लिए ये खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन सभी पार्टी के नेता चूड़ा दही का भोज करते हैं। इसे सियासत भोज भी कहा जाता है, क्योंकि इस भोज के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। क्योंकि 2024 में नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति के बाद बड़ा फैसला लिया था और जनवरी महीने में ही गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। 28 जनवरी को एनडीए में शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एनडीए का हिस्सा बनकर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। बताते चले बिहार की सियासत में इस गर्मी को आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपने बयान से और तेज किया है। लालू यादव ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए नीतीश कुमार को गठबंधन में आने का ऑफर दिया और कहा, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है, उनके साथ रहें, साथ में काम करें, हमें उन्हें अपने साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं, हम माफ कर देंगे, हमारा फर्ज है उनको माफ करना, इसलिए उनकी सारी गलती को माफ कर देंगे। हालांकि नीतीश कुमार का कोई भी खेल बीजेपी और खासकर पीएम मोदी की बैसाखी पर बनी सरकार को हिला देगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में क्या खेल होता है। पटना में बीपीएससी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं अब इस आंदोलन में सियासी दल भी कूद पड़े हैं। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने छात्रों का समर्थन करते हुए बिहार में चक्का जाम कर दिया है। कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई। इस दौरान खूब बवाल भी देखने को मिला। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। यह आंदोलन शुक्रवार 3 जनवरी को और तेज हो गया, जब एक तरफ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम कर दिया और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आपको बता दें, इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी और छात्रों के समर्थन में एनडीए सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना, पूर्णिया, मधेपुरा, गया समेत बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, समर्थकों ने सड़क पर जाम लगाकर एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की
वहीं पप्पू यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हो सका तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक पेपर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा, अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है तो पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं। इस तरह बिहार में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन नया सियासी रूप ले चुका है, जिसमें कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी देखी जा रही है, जिसमें एक तरफ तो छात्रों का आंदोलन तेज हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बता दें, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर भी अपने करीब 150 कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर गांधी मैदान खाली करने की बात भी कही। वहीं इसको लेकर प्रशांत किशोर पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, जिस पर सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशासन केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। मेरे खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्हें पहले उसी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी है? अगर दिल्ली को सड़कों पर बैठकर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में बैठकर कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकता है? इस तरह गर्दनी बाग में पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों का आक्रोश कम होने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, 4 जनवरी को सिर्फ एक पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर बीपीएससी परीक्षा का री एग्जाम होने वाला है। इसको लेकर छात्रों ने प्रदर्शन और तेज कर दिया है। आयोग की तरफ से इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। पटना में 22 सेंटर बनाए गए, जिनमें 12,012 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे में छात्रों का आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। वहीं इस पर सियासी बयानबाजियां भी लगातार सामने आ रही है। तो बिहार में छात्रों के आंदोलन से एनडीए सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कई विपक्षी दल छात्रों के समर्थन में खड़े हो गए। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश के 2 छात्र नेताओं की गिरफ्तारी पर बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कैसे पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दिखाया आईना, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में छात्रों के आंदोलन और पेपर लीक पर मचे बवाल ने देश में सियासी हलचल तेज कर दी है। छात्रों के आंदोलन पर तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है और अब इस कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा न सिर्फ देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही बल्कि उनके अधिकारों का उल्लंघन भी कर रही है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, भाजपा युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एकलव्य की तरह नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती में हो रही विफलता और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों से युवाओं के लिए बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होती और जब वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा समय पर नहीं होती। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ न्याय की मांग करते हैं तो उनकी आवाज को बेरहमी से दबा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में यूपी और बिहार में हुई घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों को जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री ने छात्रों से मिलकर उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया था। ऐसे में मध्य प्रदेश में NEYU से जुड़े 2 छात्र नेताओं राधे जाट और रंजीत किसानवंशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल लिया है। आपको बता दें, गुरुवार को पुलिस ने नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन से जुड़े 2 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही MPPSC के छात्र भड़क उठे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई सारे नेताओं ने विरोध जताते हुए रिहाई की मांग की है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार को निशाने पर लेते हुए कई आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला 31 दिसंबर की रात से शुरू हुआ, जब MPPSC ने 2025 के लिए नई अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में 158 पदों की घोषणा की गई, जबकि 700 पदों का वादा किया गया था। इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए। छात्र नेता राधे जाट और रंजीत किसानवंशी ने छात्र आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी, लेकिन तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से मध्य प्रदेश में भी छात्रों में रोष के हालात बने हुए और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक हमले भी कर रही है। ऐसे में बिहार के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नीतीश कुमार के कदम से बीजेपी में भारी टेंशन का माहौल है, तो टेंशन बीजेपी को महाराष्ट्र में भी है। महायुति गठबंधन सरकार बनने से पहले शुरू हुई तनातनी अभी तक भी जारी है। इस बीच खबर है कि सरकार के गठन के बाद अभी तक 9 मंत्रियों ने पदभार भी नहीं संभाला है। इसके पीछे नाराजगी की बात कही जा रही है।
तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले से चला आ रहा अंदरूनी विवाद कैबिनेट विस्तार के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 25 नवंबर को 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन अब तक 9 मंत्रियों ने अपना पद भी नहीं संभाला है। कहा जा रहा है कि ये मंत्री पसंद का मंत्रालय नहीं मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नाराज मंत्री अपने विभाग पर ध्यान देने या कार्यभार संभालने की बजाय घूमने निकल गए हैं। आपको बता दें, नाराज मंत्रियों में शिवसेना के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। कहा जा रहा है कि शिवसेना के आधे मंत्रियों ने पद ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की मानना है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी का असर ये हो सकता है। जिन मंत्रियों ने अभी तक पदभार नहीं संभाला है, उनमें शिवसेना के 6, बीजेपी के 2 और अजित पवार का 1 मंत्री शामिल है। बता दें, 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के पहले से ही भाजपा, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी में अंदरूनी कलह की बात की जा रही है। खबरें थी कि सबसे पहले सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी हुई थी। इसके बाद जब नतीजे उम्मीद से बेहतर आ गए तो सरकार के गठन में भी परेशानी देखनी पड़ी। 23 नवंबर को नतीजे आने के 13 दिन बाद लंबी माथापच्ची के बीच देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली, जबकि पिछले सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अजित पवार को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि विवाद सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मंत्रालय को लेकर खींचतान देखने को मिली। तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी पसंद के मंत्रालय चाहती थी। इसको लेकर भाजपा आलाकमान के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे की दिल्ली में कई दौर की बैठकें भी हुई। फिर लंबी जद्दोजहद और खींचतान के बाद सरकार गठन के 20 दिन बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, लेकिन इसमें भी 9 मंत्री अभी तक नाराज हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं में नाराजगी की पुष्टि खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री ने भी की है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार और डिप्टी सीएम ने कहा था कि कुछ सदस्य स्वाभाविक रूप से खुश नहीं है। वहीं इसे लेकर शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश तापसे ने महायुति पर निशाना साधते हुए कहा, वर्तमान सरकार के मंत्रियों को पता है कि सरकार के पास अभी आर्थिक नियोजन और सरकार चलाने के लिए जो प्लानिंग होती है वो नहीं है, इसलिए अभी कुछ मंत्री आराम से बैठे हुए हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार मजबूती के साथ जीत तो गई, लेकिन सरकार अंदर से मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। देश में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। 15 घंटे तक बिना ब्रेक के पूछताछ को सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय बताया है। ऐसे में अक्सर अपनी कार्यवाही पर घिरी ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्यों सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आई ईडी, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी पर एक के बाद एक तंज कसता रहा है, साथ ही ईडी की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े करता रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए साफ कह दिया है कि बिना ब्रेक के 15 घंटे तक किसी से भी पूछताछ अमानवीय और अहंकारी है। दरअसल ईडी ने ये फैसला जुलाई 2024 में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार से देर रात तक पूछताछ के बाद लिया है। पूछताछ करीब 15 घंटे और मध्यरात्रि के बाद तक चली, जिसे कोर्ट ने ज्यादती और अमानवीय बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी का यह व्यवहार बेहद अमानवीय है। मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि ऐसा करने पर यह साफ होता है कि एजेंसी किसी भी शख्स को बयान देने के लिए मजबूर कर रही है, जो कि बेहद चौंकाने वाली स्थिति है। हालांकि ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश को गलत तरीके से दर्ज किया है कि पवार से 14 घंटे 40 मिनट तक लगातार पूछताछ की गई थी। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें रात का खाना खाने का ब्रेक भी दिया गया था। हुसैन ने यह भी कहा कि एजेंसी ने पहले ही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि लोगों से देर रात तक पूछताछ न की जाए। इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी बिना ब्रेक के इतने लंबे समय तक पूछताछ करके किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित कर सकती है। बताते चले, ईडी ने पवार को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द कर दी थी। ईडी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे वक्त में की गई है जब विपक्ष की तरफ से पहले ही दावे किए जाते रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल और उसकी कार्यप्रणाली निंदनीय है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।